नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 11 के पहले पाठ में विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान का परिचय, भौतिक विज्ञान का अर्थ, भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र आदि बेसिक जानकारियों का हमने अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम कक्षा 11 के पहले पाठ में भौतिक राशि क्या होती है, उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे, उनके लिए कैसे नोटेशन दिया जाएगा, उसका मात्रक, उसकी विमा का बेसिक नॉलेज आज की कक्षा में हम देखेंगे। आइए हम कक्षा 11 के पहले पाठ को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको यह बताया था कि जो भौतिक विज्ञान है, बेसिकली भौतिक विज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम फिर से थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान में भौतिक का अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक, और विज्ञान का अर्थ होता है जानना। इसका मतलब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उनके कारण को जानेंगे और जानने की जिज्ञासा रखेंगे। ये भौतिक विज्ञान है। तो बेसिकली भौतिक विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है उसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है ये है चिरसम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, और जो सेकंड पार्ट है यह है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। जो हमारी चिरसम्मत भौतिकी है वह ओल्ड है, ओल्ड मतलब पुरानी है, काफी टाइम पहले की, और जो आधुनिक भौतिकी है वह है मॉडर्न, यहां लिख देते हैं मॉडर्न। इसका मतलब जो न्यू फिजिक्स है, जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो ये तो होंगी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, और चिरसम्मत भौतिकी है वो है ओल्ड। जो चिरसम्मत भौतिकी है इसको इंग्लिश में क्लासिकल भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। तो बेसिकली भौतिक विज्ञान को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ओल्ड है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो न्यू है, उसके कॉन्सेप्ट न्यू होंगे। एक चीज और देखते हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम उन घटनाओं को अध्ययन करेंगे, उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे या उन बॉडीज का, उन सिस्टम का अध्ययन करेंगे जो बड़े स्तर पर हो, स्थूल निकाय, ऐसा सिस्टम जो स्थूल हो, बड़ा हो। तो यहां मैं लिख देता हूं मैक्रोस्कोपिक, यहां लिख देता हूं मैक्रोस्कोपिक, और यहां लिख देता हूं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है स्थूल, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म सिस्टम। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम ऐसे सिस्टम, ऐसे निकाय, ऐसी घटनाओं को अध्ययन करेंगे जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, बड़े स्तर पर हो। और मॉडर्न फिजिक्स में अंतर्गत हम उन सिस्टम्स को, उन घटनाओं को अध्ययन करेंगे जो सूक्ष्म स्तर पर हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर मान लेते हैं जैसे कोई बड़ा पिंड है, जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा पिंड है और उस बड़े पिंड की क्या नेचर है, और वो बड़ा पिंड किसी दूसरे छोटे पिंड पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम आएगा वो इस चिरसम्मत या क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम उन बॉडीज का, उन सिस्टम का अध्ययन करेंगे जो मैक्रोस्कोपिक अर्थात स्थूल स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं इस टाइप से। यह एक बॉडी है जो एक बड़े स्तर पर है,
और जब हमारा जो सिस्टम है वो छोटे लेवल पर पहुंच जाता है, जैसे छोटे छोटे यहां पर डॉट बना देता हूं मैं इसे, तो यह माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। जैसे परमाणु के अंदर, परमाणु माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में प्रोटॉन है, परमाणु में न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, हमारी एटॉमिक फिजिक्स है। ये सब ब्रांचेस हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे। तो आप बेसिकली इसमें यही समझेंगे, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्तर पर अध्ययन, स्थूल सिस्टम, स्थूल निकाय। और आधुनिक फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो सूक्ष्म निकाय हैं, छोटे निकाय हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। तो इसका एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, मैकेनिक्स, और यहां पर मैं लिख देता हूं एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक मतलब परमाणुक फिजिक्स और न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय फिजिक्स। थोड़ी आपको इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक तो क्लासिकल फिजिक्स हो गई और एक मॉडर्न फिजिक्स हो गई। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम जो बेसिकली मुख्य जो फिजिक्स की ब्रांचों का अध्ययन करेंगे उनको मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। तो क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले है मैकेनिक्स, MECHANICS, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। तो इस यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। मैकेनिक्स या यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई पिंड है, कोई मशीनरी है, तो ऐसा कोई सिस्टम है, तो उसका या तो स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाएगा या उसकी गतिशील अवस्था में अध्ययन किया जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है, उसका त्वरण क्या है, उसका वेग क्या है, उसके अंदर घर्षण कितना लग रहा है, क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। तो क्लासिकल फिजिक्स के जो यांत्रिकी जो विषय है, यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल फिजिक्स है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सिस्टम का अध्ययन करेंगे जिसमें हम उसकी या तो स्टेशनरी कंडीशन को पढ़ेंगे, स्थिर अवस्था को, या डायनेमिक कंडीशन को, गतिशील अवस्था को अध्ययन करेंगे। यह है यांत्रिकी। सेकंड जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है ऊष्मागतिकी। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसका संबंध टेम्परेचर से, प्रेशर से, हीट से, वॉल्यूम से हो। जैसे मान लेते हैं कोई पात्र है, उसके अंदर हमने एक गैस को भर दिया है, तो उसका कितना टेम्परेचर है, उसका कितना वॉल्यूम है, उसका कितना प्रेशर है, तो उस सिस्टम से संबंधित जितना भी अध्ययन किया जाएगा वो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। यह है थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं प्रकाशिकी। ये थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, क्लासिकल फिनोमिनन के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन को, अपवर्तन को, पारगमन को, किसी परछाई का बनना, जैसे मैं अब यहां पे हाथ कर रहा हूं तो एक परछाई का निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए प्रकाश के सरल रेखीय गमन का कारण होता है। तो ये सभी हम प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये भी क्लासिकल फिजिक्स में। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, दैट इज ध्वनिकी। ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं एकॉस्टिक्स। तो नाम से पता चल रहा है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ध्वनि तरंगों का, कंपन का, वाइब्रेशंस का, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर बजेंगे, जैसे सितार है, गिटार है, तबला है, तो उसमें हमारी ध्वनिकी ब्रांच का उपयोग किया जाएगा। तो ध्वनिकी में बेसिकली हम क्या करेंगे, ध्वनि तरंगों का निर्माण, ध्वनि तरंगों की गुण, ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति का कारण, और वाइब्रेशंस, कंपन, आवृत्ति, इन सब चीजों का अध्ययन हम करेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स में अंतर्गत मैंने 4 ब्रांचों को यहां पे उठाया है, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी और ध्वनिकी। इसका छोटा छोटा क्लू मैं यहां पर लिख देता हूं। यांत्रिकी में हम क्या करेंगे,
जो हमारी जो निकाय है उसकी स्थिर अवस्था में और उसका गतिशील अवस्था में अध्ययन करेंगे। स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में उसका अध्ययन करेंगे, उसका वेग, त्वरण, विस्थापन वगैरह कितना है। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, कोई भी जो निकाय होगा उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर, उसके वॉल्यूम और ऊष्मा आदि चरों का अध्ययन इस निकाय में, इस ब्रांच में हम करेंगे। ऑप्टिक्स में क्या बताया था, जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है, जो हमारा अपवर्तन है, जो बेसिक फिनोमिनन है, प्रकाश की घटनाएं, उनका अध्ययन हम ऑप्टिक्स में हम करेंगे। ध्वनिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ध्वनिकी के अंतर्गत क्या करेंगे, जो कंपन है, वाइब्रेशंस हैं और ध्वनि तरंगों का अध्ययन करेंगे। ध्वनि तरंगों का अध्ययन करेंगे। तो अभी मैंने क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया, अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम कौन कौन से ब्रांचेस को अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट फिजिक्स जो हमने बताई थी दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है कि जो हमारे जो न्यू रिसेंटली जो रिसर्चेस हुई हैं इन सालों में, पिछले सालों में, तो वो सारी की सारी ब्रांचेस मॉडर्न फिजिक्स में आएगी। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे पहले है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम यांत्रिकी। तो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि हमारा जो प्रकाश है, लाइट है, वो ड्यूअल नेचर में होगा। वो एक तो तरंग प्रकृति रखेगा और एक कणीय प्रकृति रखेगा। ये बेसिकली हमने कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा, बीएससी फाइनल ईयर में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो इतना वाइड पार्ट नहीं है हमारे 11वीं 12वीं में, फिर भी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारी लाइट है उसके ड्यूअल नेचर को हम शो करेंगे। एक उसका वेव नेचर होगा और एक इसका पार्टिकल नेचर, एक उसकी तरंग प्रकृति और एक उसकी कणीय प्रकृति। तो टोटल 2 प्रकृतियां हो गई। तो क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करेंगे, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर, एक होगी तरंग प्रकृति और एक होगी कणीय प्रकृति। ये आगे भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे इसका हम, जहां पे काम आएगा क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद में है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक मतलब परमाणुवीय भौतिकी। परमाणुवीय भौतिकी में हम क्या करेंगे, परमाणु की संरचना, परमाणु के गुण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या करेंगे, एटम की स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में व्यवहार, कैसे वो चक्कर लगाते हैं, जिस कक्षा में चक्कर लगाएंगे उसकी ऊर्जा क्या है, ये सब फिनोमिनन हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना और गुण, प्रॉपर्टीज। इसके बाद में जो नेक्स्ट ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी में हम क्या करेंगे, परमाणु के नाभिक के अंदर एंटर कर जाएंगे। जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क एंड क्वार्क पार्टिकल, एंटी क्वार्क पार्टिकल, और ये भी बहुत कॉलेज लेवल का टॉपिक है। तो बेसिकली जानकारी हमें होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करेंगे, जो नाभिक की संरचना है, नाभिक के जो गुण है, नाभिक के जो कण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिक के विखंडन अभिक्रिया, नाभिक के संलयन अभिक्रिया, उन सब चीजों का अध्ययन इसमें हम करेंगे क्लास 12th के अंदर। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा नाभिक है उसकी संरचना, उसके गुण और नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में,
ये है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता इसको कहते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, आपेक्षिकता रिलेटिविटी ब्रांच में हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेग हम प्रकाश के वेग के बराबर कर देंगे। और ये वैसे कल्पना पर आधारित है, इमेजिनेशन। जैसे इसके दो मेन टॉपिक होते हैं, समय काल वृद्धि, टाइम को हम बढ़ा लेते हैं, उम्र को हम बढ़ा लेते हैं, और लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेंथ का संकुचन कर देते हैं। ये भी कॉलेज लेवल के टॉपिक है। तो आपेक्षिकता या रिलेटिविटी में हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग यदि हम प्रकाश के वेग के बराबर कर देंगे तो पूरी की पूरी जो फिजिक्स का जो फिनोमिनन है वो चेंज हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बढ़ने लगता है, द्रव्यमान में वृद्धि होने लगती है। तो ये बेसिक जानकारियां हम इस आपेक्षिकता के सिद्धांत में हम करेंगे। तो रिलेटिविटी में हम क्या करेंगे, कोई भी जो वस्तु होगी उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वस्तु का जो वेग है वेलोसिटी v, उसको लगभग किसके बराबर कर देंगे, प्रकाश के वेग c के बराबर कर देंगे। लगभग उसको हाई स्पीड से हम मूवमेंट करवाएंगे। प्रकाश की वेलोसिटी आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब ब्रांचेस जो हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी, ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन की जाएंगी। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम भौतिक राशि क्या होती है, उसका नोटेशन क्या है, उसका मात्रक और विमा, इन सब चीजों पे कैसे आएंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का बेसिक पार्ट है। तो ये जो पार्ट जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तो आगे जो आपका 11th का 12th का जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपकी क्लियर नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरी बेसिक फिजिक्स का निचोड़ है, रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, मात्रक और विमा। अगर आपको भौतिक राशि के मात्रक और विमा निकालनी नहीं आ रही है फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा गौर से करें। तो इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से लेके बताता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक क्रियाकलाप किया। क्या क्रियाकलाप किया मैंने क्या किया, एक वस्तु ली और उस वस्तु को धक्का लगाया। क्रियाकलाप में क्या है, धक्का लगाया, तो वस्तु यहां से उठकर यहां आ गई। तो मैंने क्या किया, एक क्रियाकलाप किया, एक वस्तु को धक्का लगाया और धक्का लगाने से वस्तु में क्या हुआ, एक्टिविटी आई और वो एक्टिविटी होकर वो स्थापित हो गई, वो कुछ दूरी तक चल गई। हम अभी इतना ही करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी में मैंने क्या किया, कोई वस्तु ली, यहां पर मैं लिख देता हूं वस्तु, और वस्तु पर क्या लगाया, मैंने धक्का लगाया। एक्टिविटी को नाम दिया धक्का लगाया। धक्का लगाने से वस्तु थोड़ी दूर चली, यहां पर मैं लिखता हूं वस्तु में मूवमेंट हुआ, चलना, या ऐसे मान लेते हैं वस्तु गतिशील हुई, अच्छा वर्ड रहेगा गतिशील, और वस्तु यहां तक पहुंच गई, ये लगा देते हैं वस्तु। तो इससे हम भौतिक राशि को समझेंगे। तो जब मैं किसी वस्तु को धक्का लगाता हूं तो धक्का लगाने की जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है, उसको फिजिक्स के अंदर या विज्ञान में हम कहते हैं बल। बल लगाना, या इसको हम कहते हैं फोर्स अप्लाई करना, दैट इज फोर्स। तो बल एक भौतिक राशि हो गई। जब आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करेंगे तो वस्तु में गतिशीलता आएगी, और जब वो गतिशीलता आएगी तो उसमें क्या करेगी, या तो वो क्या होगी, विस्थापित होगी, या तो क्या होगी, विस्थापित होगी, ऐसे बोल देते हैं। या फिर ऐसे बोल देते हैं उसमें क्या आएगा, वेग आएगा। या मैं ऐसे बोल देता हूं वस्तु कुछ दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। तो यहां पर दूरी, वेग, विस्थापन, ये भी अलग अलग भौतिक राशियां हो गई। तो आप इस क्रियाकलाप से ये दिमाग लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी एक क्रियाकलाप या एक्टिविटी या प्रयोग को करेंगे, उस प्रयोग का संबंध किसी न किसी भौतिक राशि से होगा। अब यहां पर भौतिक राशि कौन कौन सी निकल के आई, एक तो फोर्स, एक वेलोसिटी, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, ये भौतिक राशि हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं नाम भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लेते हैं मेरे को भौतिक राशि को नोटेट करना है, उसको नोटेशन देना है, संकेत चिन्ह देना है। तो सबसे पहले बल का इंग्लिश में नाम आना चाहिए आपको, दैट इज फोर्स। तो हम इसका नोटेशन देंगे, बल का नोटेशन, भौतिक राशि का नोटेशन कैसे देंगे, हम एफ से देंगे। तो ये इसका हो जाएगा नोटेशन। तो सबसे पहले तो
भौतिक राशि होगी उसको पहले अपन ने परिभाषित करना पड़ेगा, उसका इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए और उसका नोटेशन पता होना चाहिए, दैट इज एफ। अब इसे मान लेते हैं कि मैंने कहा कि मैंने वस्तु पर बल लगाया, तो बल लगाया, कितना बल लगाया, 5, 10, 15, 20। जैसे कि मार्केट में जाते हैं तो हम कैसे कहते हैं ना, चीनी दो, तो चीनी ऐसे तो है नहीं कि हम कहेंगे चीनी दो 10 किलो 20 किलो, तो हमें क्वांटिटी को बताना पड़ेगा, मान को बताना पड़ेगा, 2 किलो 3 किलो। उसी प्रकार हम बल के लिए क्या करेंगे, मात्रक देंगे। क्या देंगे, मात्रक। तो बल का जो मात्रक होगा, क्या होगा, मात्रक, वो क्या होगा, न्यूटन, या छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहां लिखता हूं बल का मात्रक कितना है, न्यूटन। तो और साथ में बल का क्या देना पड़ेगा, मान देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मान, वैल्यू। तो इस चार्ट से आप ये समझेंगे कि सबसे पहले क्रियाकलाप होगा, क्रियाकलाप का संबंध भिन्न भिन्न भौतिक राशियों से होगा। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया था दूरी, विस्थापन, वेग और बल का। जब हमारे पास भौतिक राशि होगी तो भौतिक राशि का इंग्लिश में नोटेशन हमने को पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे फोर्स का, एफ। और जब हमारे पास भौतिक राशि होगी तो भौतिक राशि के 2 पार्ट्स होंगे, एक तो उसका होगा आंकिक मान और एक उसका होगा उसका मात्रक। जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, वैसे ही बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, जैसे मैंने कह दिया यहां पर लिख दिया 5, 10, तो मेरे को पता थोड़ी ना चल रहा है कि बल है कि विस्थापन है। अगर मैं यहां पर मीटर लगा देता हूं तो 5 मीटर, तो मेरे को पता चल जाएगा ये डिस्टेंस है, दूरी है। अगर मैं यहां पे 10 के आगे लगा देता हूं न्यूटन, तो मेरे को पता चल जाएगा ये क्या चीज है, बल है। तो इस टॉपिक से आप ये पता लगाएंगे कि किसी भी क्रियाकलाप को करने के बाद में हमारे पास क्या होगी, भौतिक राशि होगी, और उस भौतिक राशि के लिए एक नोटेशन होगा, संकेत चिन्ह होगा, और उस भौतिक राशि का जो संबंध है वो किससे होगा, एक तो होगा उसका मान और एक होगा उसका मात्रक। ये आपको नोट करना है, बेसिकली सार ये बताना है। एक तो होगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगा उसका मात्रक और एक होगा उसका नोटेशन। यहां पर एक मैं एग्जांपल देता हूं कि ये जो वस्तु है इसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया। इसका एग्जांपल लेते हैं। अब जो चीज समझने लायक है वो यहां पर है, ये जो वस्तु है मैंने इसके ऊपर जो बल लगाया है, यहां पर अब लिख देते हैं फोर्स, बल। वो कितना न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन। तो मैं कैसे लिखूंगा, वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो कितना है, 5 न्यूटन, ऐसे लिखा जाएगा। अब 5 तो उसका आंकिक मान हो गया और n उसका क्या होगा, मात्रक। तो हमें मात्रक को देखते पता चल जाएगा लगाई गई भौतिक राशि कौन सी है, बल है। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो जो हमारी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि ऐसे लिख लेते हैं। और जो सेकंड नंबर है वह है व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न। और जो थर्ड नंबर है वह है पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि। जो मूल भौतिक राशियां हैं उसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी भौतिक राशि जिसका संबंध किसी अन्य भौतिक राशि से ना हो, वो मूल भौतिक राशि होगी। व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी होगी, ऐसी भौतिक राशियां जिनका संबंध किसी अन्य भौतिक राशि से होगा, वो होगी व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो पहले हम इन दो को पढ़ते हैं, इसको अलग तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो मूल भौतिक राशि में क्या होगा कि एक भौतिक राशि का जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो दूसरी भौतिक राशि पर नहीं होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि मूल भौतिक राशि में क्या होगा, जो भौतिक राशि है वो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होगी, अन्य पर निर्भर नहीं होगी। और जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी उसमें भौतिक राशि अन्य भौतिक राशि पर निर्भर होगी, अन्य पर
निर्भर होगी। आप इसको नोट करें पहले, और इसके अंदर अपन यहीं पर लिख लेते हैं, इसके अंदर हम यहीं पर लिख लेते हैं जो मूल भौतिक राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मूल भौतिक राशियां बेसिकली 7 हैं, उसको मैं यहां पे नामांकित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं मास। मास क्या चीज है? द्रव्यमान। तो यहां पर मैं लिख देता हूं द्रव्यमान। यहां पर अगली भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि, वह है लंबाई, दैट इज लेंथ। यहां पर लिख देते हैं लंबाई। जो अगली भौतिक राशि है वह है टाइम, यहां पर लिख देते हैं समय। अगली भौतिक राशि है वह है विद्युत धारा, इसका विद्युत धारा, करंट। पांचवी भौतिक राशि है वह है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। 1 2 3 4 5 6। छठी नंबर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और 7वीं नंबर जो है वो यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह नहीं है, यहां पर लिख देते हैं मूल भौतिक राशि, मूल राशि। और 7th नंबर जो क्वांटिटी है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज टेम्परेचर, ताप। तो जरा गौर करके देखें, ये जो 7 भौतिक राशि है, सबसे पहले मास, फिर द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और टेम्परेचर, ये जो भौतिक राशियां हैं वह अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। आप देख लीजिए, आप समय है, समय टाइम, आप थोड़ा सा दिमाग में सोच के देखेंगे तो समय किसी पर डिपेंड नहीं करता, समय इंडिपेंडेंट है। लंबाई भी इंडिपेंडेंट है, द्रव्यमान मास भी इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो 7 भौतिक राशियां हैं ये सभी मूल भौतिक राशियां हैं, आप इनको नोट करेंगे। जो अगली भौतिक राशि है वह है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि में मैंने आपको यह बताया था कि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती। तो इसमें जो एग्जाम्पल हो गए, आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं छोटी कक्षा में आपने पढ़ रखा है कार्य, वर्क, या वर्क, कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। एक और लेते हैं बल, एफ। तो 9वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है बल एफ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम क्या चीज है? द्रव्यमान। और ए क्या चीज है? त्वरण, एक्सीलरेशन। तो यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, कार्य और बल। तो कार्य तो बल पर डिपेंड कर रहा है और विस्थापन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी कार्य। यहां पे जो बल है, बल एक द्रव्यमान पर भी डिपेंड कर रहा है और त्वरण पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये कौन सी भौतिक राशि होगी? बल, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो एक तो मूल भौतिक राशि थी और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि थी। मूल भौतिक राशि ऐसी भौतिक राशियां जो केवल जो दूसरी भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करती, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां दूसरी भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है। अगला जो है वो है पूरक भौतिक राशि। तो पूरक भौतिक राशि में किसकी कैटेगरी बनाई गई है? पूरक भौतिक राशि में यहां पर मेन है कोण, एंगल, कोण, एंगल जो आप करते हैं, थीटा, डिग्री, जो भी है। तो जो कोण है वो भी हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे कोण को। इनको यहां से हटा देते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि, और ये बीच में दिक्कत करेंगी। हाँ, ये तो पूरक भौतिक राशि में क्या होगी? हमारी बेसिक भौतिक राशि कौन सी होगी? कोण, एंगल। अब कोण भी 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो बनता है कोण समतल में और एक बनता है 3D में, त्रिविमीय। जो समतल में जो कोण होगा वो कैसे होगा? 2 लाइंस के बीच में होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये तल है, यहां पर मैंने एक लाइन खींची और दूसरी लाइन खींची,
तो दो रेखाओं के जो मध्य का जो कोण है वो तो होगा एंगल थीटा। तो यहां पर मैं कह दूंगा समतल में जो कोण होगा वो कौन सा होगा, दो रेखाओं के मध्य कोण। यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, ठीक है। और इनके मध्य का जो ये कोण होगा ये दैट इज थीटा, तो ये होगा थीटा। और इसका जो मात्रक होता है वो आपको पता ही है, वो क्या होता है, रेडियन। आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, रेडियन में मापते हैं हम। तो जो थीटा होगा वो दो रेखाओं के मध्य कोण होगा, वो एक तल में होगा। यहां पर त्रिविमीय जो कोण होगा वह कौन सा कोण होगा, इसे हम कौन बोलेंगे, घन कोण। यह कौन सा कोण होगा, घन कोण। यह आपके लिए नई चीज है, घन कोण। इसको ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा नोटेशन होता है इसका। तो जो हमारी पूरक भौतिक राशि है घन कोण, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, थीटा तो है एक तल में कोण और जो घन कोण है वो 3D में है। तो इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एक पेज लूंगा, एक पेज से हम इसको समझ सकते हैं। अगर मैं इस पेज से एक कोनिक सेक्शन बनाऊं, कोनिक सेक्शन मतलब कोन, आइसक्रीम का जो कोन होता है ये, इस प्रकार की जो शेप है, ये जो शेप होता है इसको मैं यहां पर यदि मैं चित्रित करूं तो यहां पर मैं एक कोन बना लेता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर इस कोन को मैं थोड़ा सा दबा दूं इस प्रकार से, अगर मैं इस कोन को इस प्रकार से दबा दूं तो मेरे पास दो लाइंस बन जाएंगी, दिस वन और दिस वन। तो ये डायग्राम इसमें होगा, ये एक तल है, प्लेन है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में दो रेखाओं के मध्य जो कोण बनेगा वो तो होगा थीटा, रेडियन में मापा जाएगा। और यदि मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा खोल लूं, 3D में ले आऊं, ओपन कर लूं, इसकी हाइट भी है, इसकी रेडियस भी है, इसकी वक्रता त्रिज्या है, सब कुछ है। तो ये जो कॉनिक सेक्शन है, इस कॉनिक सेक्शन में इस क्षेत्रफल द्वारा यहां पर केंद्र पर जो अंतरित कोण है, ये 3D का जो एंगल, पूरा राउंड एंगल, ये होता है ओमेगा, सॉलिड एंगल। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वह होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। यह आपके लिए नई चीज है। तो थीटा का मात्रक हो जाएगा रेडियन और जो हमारा घन कोण है सॉलिड एंगल ओमेगा, उसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। आप इसे नोट कर सकते हैं।